नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ ये बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये बात सत्य है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि आप बिहार की यूनिवर्सिटीज़ एक डिग्री फैक्ट्री और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली एक भ्रष्ट संस्था है। ये एक सवाल है। आज हम इस सवाल का उत्तर खोजेंगे। मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो आजकल चर्चा में है। चर्चा जो स्टूडेंट्स के बीच में है, मीडिया हाउसेस के बीच में है, जनता के बीच में है। तो चलिए जानते हैं। आज बात करेंगे, शुरुआत करते हैं मगध यूनिवर्सिटी, चाहे वो हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटीज़ हो। कुछ सेलेंट फीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिसके बारे में हम जानेंगे। मैंने सेलेंट फीचर्स बोला क्यों, वो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है वही होता ही है, अक्सर देखने को मिलता है। और कभी कभी यदि समय से चल जाए तो वही बड़ी बात मानी जाती है। जैसे लेट सेशन यहाँ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी खास डिग्री समय पर मिल गई हो, एग्ज़ाम समय पर मिल गया हो, 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो गया हो, 2 साल का कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो गया हो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेट रिज़ल्ट, लेट एग्ज़ाम, लेट डिग्री, ये भी यहाँ की एक सेलेंट फीचर ही है। करप्शन भी है। आखिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, चलिए हम उठाते हैं मुद्दा मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का। यहाँ कई सेशन, जैसे कि 2018-21 बीए बीएससी का जो सेशन है, आज 2022 है, लेकिन उनका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। इसी तरह एमए में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2020 या 21 में, 2022 आधा बीत गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। बात करेंगे बीएड का, वो भी सेशन 19 से 21 कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज 1 साल होने को आया है, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट नहीं है, जबकि एग्ज़ाम हुए 5 महीने से ज़्यादा हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं? अपनी जीविका कमाने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे इस देश की, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और बिहार एक हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन के अगर मायने में संदर्भ में देखें तो है। प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से अधिक व्यक्ति बिहार में रहते हैं। तो ये जो नौजवान हैं, इनको बिहार में इंडस्ट्री भी कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ज़्यादातर लोग, खासकर मैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो लोग सरकारी नौकरी पर ही निर्भर है। यहाँ पर सरकारी नौकरियों को बहुत तवज्जो दी जाती है, और प्राइवेट में जब इंडस्ट्री ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई अपना भविष्य कहाँ तक देखेगा? तो अब आप बताइए, अगर एक दिन भी इनका सेशन लेट होता है, डिग्री लेट होता है, सिर्फ एक दिन, और इनका कोई फॉर्म ये अप्लाई करने से वंचित हो जाते हैं, तो उस समय की भरपाई क्या कोई कर सकता है? यहाँ तो एक दिन नहीं, 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल भी होता है। कभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, डिग्री मिल जाए तो और भी बहुत बड़ी बात है। खाली अंक पत्र ही मिल जाए पहले, 2-2 साल का कोर्स 3-3 साढ़े 3 साल कोर्स में जा रहा है। 3-3 साल का कोर्स उम्मीद नहीं है कि 5 साल में भी कंप्लीट हो जाएगा। उन छात्रों का क्या? मैं अभी की बात करता हूँ, कई छात्र जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2021 में, कई तरह के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे बीएड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, नहीं भर पाए, बीएसएससी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस तरह से और भी कई, ये तो मैं सिर्फ बिहार की बात बता रहा हूँ। इंडिया स्तर पर, नेशनल लेवल पर कई तरह के एग्ज़ाम्स होंगे जिससे ये वंचित हो जाएंगे। ताज़ा ताज़ा पढ़े हुए हैं, ताज़ा ताज़ा यदि कोई पढ़ता है तो एग्ज़ाम में सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। अब फॉर्म भी यहाँ पर निकलते हैं, 3-3 4-4 साल में एग्ज़ाम होते हैं। आप रेलवे एनटीपीसी को देख लीजिए ना, 2019 में निकला था, आज तक फाइनल नहीं हुआ, और लगता है कि 4 साल बाद शायद फाइनल हो या ना हो। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी उसी समय निकला था, आज तक फाइनल नहीं हुआ। मतलब एक एग्ज़ाम जो निकलता है उसको फाइनल होने में ही 2 से लेकर 5 साल लग जाते हैं। अब जब 2 से 3-4 साल में यदि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म निकलेगा ही, उसको भी यदि छात्र भरने से वंचित हो जाएंगे, तो क्या ये उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं है? सोचने वाली बात है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग अपने पैसे के लिए, अपने पेंशन के लिए, अपने वेतन के लिए लड़ लेते हैं। उनको वेतन अगर ना मिले तो तुरंत हल्ला कर देते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी
यूनिवर्सिटीज़, ये शिक्षकेतर कर्मी, वीसी, प्रोफेसर्स जो भी हैं वो किसके लिए काम करते हैं? स्टूडेंट के लिए ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आज के न्यूज़ में आया कि मगध यूनिवर्सिटी पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उसके प्रमुख जो वीसी थे उन्होंने इस्तीफ़े की पेशकश की और शायद मंजूर भी कर लिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का। क्या उनके इस्तीफ़े से या किसी के भी इस्तीफ़े से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वो हो जाएगा। छात्र रोज़ कॉल करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हमारा फॉर्म कब भराएगा, लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं देता। जब कहने का मतलब है कि सरकार शिक्षकों पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, उनके वेतन, विकास, मद आदि खर्चों पर, तो जिनके लिए खर्च हो रहा है, क्यों? जनता के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना इनको पेमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जब जनता के बच्चों का ही भविष्य अंधकारमय होगा तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? क्या ये खाना पूर्ति नहीं है? खाना पूर्ति ही तो है। उस पर भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं कि पोस्ट देने के बदले, प्रमोशन देने के बदले, पोस्टिंग देने के बदले पैसे लिए जाते हैं। यानी इस राज्य में पैसे, रेवेन्यू जनरेट करने का साधन एक भ्रष्टाचार बन गया है। चाहे वो नौकरी हो या नियुक्ति या एडमिशन, हर जगह ये खेल बाज़ाब्ता जारी है। बिहार में अगर हम बीएड की बात करें तो सरकारी बीएड कॉलेज बहुत कम ही है जहाँ कुछ हज़ार रुपये में पढ़ाई होती है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि एनसीईटी जो 6-7 सरकारी बचे थे उनमें से भी 1-2 को बंद कर चुकी है। काहे, क्यों नहीं बंद करेगी? क्योंकि व्यवस्था ऐसी लचर है। सरकार के पास टीचर्स है नहीं, फैकल्टी है नहीं। कई स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ का प्रभार जो है प्रभार पर चल रही है। उनके मतलब मुखिया उनका है ही नहीं, वो प्रभार पर चल रहा है। प्रभार चलाने वाला अपना देखेगा कि दूसरे का देखेगा, तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। तो फिर से एक बार देख ले सैलेंट फीचर्स के बारे में, जो है लेट सेशन, लेट रिज़ल्ट, लेट एग्ज़ाम, लेट डिग्री, ये तो यहाँ का सैलेंट फीचर्स बन गया है। करप्शन भी जोरों पर है। दूसरा है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जो कि मैंने डिस्कशन कर ही दिया। कम अच्छे शिक्षक और ख़राब शिक्षा। देखिए शिक्षा की क्या हालत है ना, कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोलेगा कि हम चोरी करते हैं, कोई बच्चे नहीं बोलेंगे कि हम चोरी करते हैं। लेकिन जब भी एग्ज़ाम हो, आप जाके सेंटर्स पे जाके देख ले। आप सब जानते हैं जो भी यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। चोरी तो खुलेआम होती है। फिर उससे बच गए तो पर पैरवी भी चलता ही है। मतलब मसलन हालत ये है कि कोई 8वां 9वां का भी ज्ञान नहीं रखता हो, लेकिन मोबाइल चिट पुर्जे पर पैरवी के सहारे वो इंटर, बीए, बीएससी और पीएचडी तक कर जाएगा। अब उन्हीं बीए, बीएससी, पीएचडी धारियों के एकेडमिक्स को देख करके उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, तो बोलिए वहाँ के शिक्षक कैसे होंगे? आपको वर्ल्ड क्लास शिक्षक मिलेंगे क्या? नहीं। ऐसे कई आपको डिग्रीधारी मिल जाएंगे जिनसे आप 8वां या 7वां क्लास का साधारण सा चीज़ पूछ लीजिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। वो पूछना तो बहुत दूर की बात है, ठीक से वो लिख नहीं पाएंगे। कई ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कहने को सरकारी टीचर हैं, लेकिन वो खड़े होकर ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे यदि उनके कंफर्ट जोन से उनको थोड़ा सा हटा दिया जाए। ये हालत है। तो सोचिए कि जनता के पढ़ाने वाले, जनता के बच्चों को पढ़ाने वाले, जनता का इलाज करने वाले हर सरकारी संस्थान की यदि ये हालत रहेगी तो ये जनता का विकास है कि जनता को लूटना है या जनता को खसोटना है? ये बात आप खुद तय करें। ये सवाल मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये बताइए कि इतने हज़ारों करोड़ों रुपए शिक्षकों के, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके पेमेंट पे खर्च करने का क्या मतलब, जब उन संगठनों में, उन संस्थानों में, उन ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य ही गड़बड़ है? क्या आप ईश्वर हैं? सिवाय ईश्वर के इस बात की कौन गारंटी ले सकता है कि आने वाले समय में जब रिज़ल्ट आएगा तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा? उन बच्चों का क्या जो फॉर्म भरने से, जो कि ऑलरेडी लेट निकलता है, कोई एग्ज़ाम टाइम पे होता नहीं, कभी किसी का हवाला दिया जाता है, सब अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं। तो अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो फॉर्म भरने से वंचित रह गया, जो सरकारी नौकरी लेने से वंचित रह गया, जो मान लीजिए यहाँ से बीएड कर रहे होंगे, सेशन तो अप्रैल में शुरू होता है, वो लोग कितनी जगह इंटरव्यू देने से वंचित रह गए, कितने सारे फॉर्म वो लोग भर नहीं पाए। तो अब वो जो साल भर बेरोजगार रहेंगे या शायद ज़िंदगी भर बेरोजगार रहें, क्योंकि मौका बार बार थोड़ी ही मिलता है। वेरी डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है हमारा बिहार, और इंडिया की भी हालत
आप जानते हैं कि विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, तो जहाँ मौके ही इतनी मुश्किल से मिलते हैं वहाँ इस तरीके से युवाओं के समय को बर्बाद करना क्या जायज़ है? जब ये जायज़ नहीं है तो फिर इन संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्या वो जायज़ हैं? और करप्शन की तो बात ये है ना कि चपरासी से लेकर के, मैं अब कहना नहीं चाहूँगा, एक सीएलसी निकालने यदि बंदा स्कूल में जाए या एसएलसी निकालने स्कूल में जाए या सीएलसी निकालने कॉलेज में जाए, डिग्री निकालने जाए, उसको उस पर वर्णित रुपए से अधिक रुपए तो देने ही पड़ते हैं। नहीं दीजिएगा तो आपको दौड़ाया जाएगा। लोग दूर दराज से आते हैं, कोई कितना दौड़ेगा, आने जाने का, रहने का, खाने पीने का खर्चा है ना, तो लोग पैसा दे ही देते हैं। तो इस तरह सिस्टम को बनाया जा रहा है। अभी हमारे सामने कई स्टेट फेल्ड हो रहे हैं। आप श्रीलंका को देख लीजिए ना, आज लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका आखिर फेल क्यों हुआ। तो अपने अपने हिसाब से कुछ कारण बता दे रहे हैं कि ये हो गया, ये बैन हो गया, कि एग्रीकल्चर में ये चीज़ नीति गलत नीति हो गया। लेकिन कोई चीज़ जब बर्बाद होता है ना, उसमें कई फैक्टर सम्मिलित होते हैं, कई फैक्टर सम्मिलित होते हैं, छोटे छोटे फैक्टर सम्मिलित होते हैं। आज हम शिक्षा में एक बात कर रहे हैं कि एक लड़का वायरल है, सोनू। उस सोनू ने तो आवाज़ उठाई अपने टीचर के खिलाफ कि उन्हें कुछ नहीं आता, जिसे एडमिशन का स्पेलिंग भी नहीं आता उस टीचर को। उस जैसे हज़ारों सैनिक सोनू है जो आवाज़ नहीं उठाते। खुद एक तरफ तो यहाँ बड़े बड़े नेता और मंत्री बात करते हैं जिनके बेटे खुद लंदन में पढ़ते हैं कि हमारे बेटों को पढ़ाने का हमें पूरा अधिकार है, ये लोकतंत्र है। मैं पूछता हूँ, खाना बनाने वाला अपने खाना खाने से इनकार कर दे, बोले कि मुझे अधिकार है, मैं कहीं से भी खाना खा सकता हूँ, तो ये जायज़ है? अगर आपको शिक्षा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिया गया, आप उसमें काम करते हैं, आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बारे में बात करते हैं कि आपको अधिकार है अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाने का, तो आपके कर्तव्यों को क्या, आपका भी तो कर्तव्य था कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी जनता के बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया करवाने का। तो आप यदि अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहे हैं और दूसरों के बच्चे जिनके अब मंत्री, संतरी और ऑफिसर बनते हैं, उनके बच्चे ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जहां टीचर को एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आ रहा, तो आप ही बताइए कि आपका अधिकार सर्वोपरि था कि आपका कर्तव्य? अधिकारों का आपको, आपके अधिकारों का आपको भान रहा, आपके कर्तव्यों का आपका भान नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाईकोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था कि ऐसे कितने, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, यदि उन ऑफिसर्स के, उन मंत्रियों के बच्चों को पढ़ने के लिए, कम से कम बेसिक एजुकेशन पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, तब शायद ये सिस्टम सुधरे। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसे टीचर से पढ़े जो खुद चोरी के एकेडमिक से पास होकर के नौकरी लिए हैं। आज एजुकेशन व्यवस्था, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बिहार सरकार पर बर्डन बनी हुई है। एक एजुकेशन व्यवस्था जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि वो भविष्य को निर्धारित करती है। लेकिन अगर बिहार में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, तो निजी क्षेत्र की बदौलत, और कहीं तो निजी लॉबियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सरकारी कॉलेजेस की सीटें कम करके, सरकारी कॉलेजेस को बंद करके। क्योंकि कोई 2 लाख 2.5 लाख बीएड पढ़ने के लिए प्राइवेट में जाएगा ना, जहाँ 150 से 200 सीटें हैं, लेकिन सरकार में जहाँ 100 सीटें हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सीटें भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कॉलेज भी बंद कर दे रहे हैं। अब आप सीधे रूप से बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने व्यवस्था तो लचर ऐसी बना दी ना कि संबंधित संस्थाएं उस पर बंद कर रही है। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, जो इससे संबंधित लोग होंगे वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। और ये बात करना क्यों ज़रूरी है? आपका अधिकार है आपके बच्चों को कहीं भी पढ़ाने का, हर व्यक्ति को अधिकार है अभिव्यक्ति करने का। यदि कोई चीज़ खराब हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, उसके बारे में बोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि शायद कुछ ऐसे लोग होंगे क्योंकि जो ऊंचे पद पर बैठे होते हैं उनको बहुत सारा काम होता है। एक अकेला एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी है, अपना देखिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, पुल पुलिया सड़क सब देखिए। तो यहाँ भी देखिए, अगर आप इस पर आंख मूंदे बैठे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तब तो आप ही समझिए और जनता समझे कि भाई उन्होंने किसको चुन करके भेजा है। लेकिन यदि आपका ध्यान नहीं है तो ध्यान जाए इस पर। एक आपका बच्चा है, दूसरे का बच्चा क्या जानवर है? उसका भविष्य नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसका करियर नहीं है। आपको कांटा चुभे तो दर्द हो, और दूसरे को हाथ भी कट जाए तो कोई नहीं होते रहता है। ये तो नीति चल रही है यहाँ पर। और मैं जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि
जब आप अपनी देश की सरकारें चुनती हैं, सरकार का कोई दोष नहीं होता, ना मंत्रियों का दोष होता है, अफसर का दोष होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल जनता पर छोड़कर इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि ये ऑफिसर्स कहाँ से निकल के आते हैं? ये क्लर्क, ये पीएन, ये ऑफिसर्स, ये आईएएस, ये मंत्री, ये सीएम कहाँ से निकल के आते हैं? क्या आप ही से निकल के नहीं आते? आते हैं ना। तो जब आप ही इनको चुनते हैं, सिस्टम परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जब जनता ही चला रही है, तो फिर अगर ये सिस्टम खराब होता है तो इसका अल्टीमेट दोष किस पर जाएगा? जनता पर ही ना जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पूरा लेवल में, बात कर रहा हूँ उच्च स्तर से लेकर पंचायत लेवल तक बात कर रहा हूँ। आपके फैसले तय करते हैं, आपके घर परिवार तक की भी बात कर रहा हूँ। जब मैंने परोक्ष अपरोक्ष बोला, आपके फैसले तय करते हैं घर में कि घर कैसा चलेगा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आपके फैसले तय करते हैं कि आपके मोहल्ला कैसा होगा, वहाँ पार्षद काम करेंगे कि नहीं, शहर में मेयर काम करेंगे कि नहीं, आपके विधायक सही से काम करेंगे कि नहीं, आपके मंत्री सही से काम करेंगे कि नहीं, पूरा कैबिनेट सही से काम करेगा कि नहीं, आपके राज्य का मुखिया सही से काम करेगा कि नहीं। ये फैसला आप ही से शुरू होता है। तो अगली बार जब आप फैसला करने का समय आए ना, तो इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। ये वीडियो का मकसद था जगाना, चाहे जो जाग जाए, जगना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।